हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 15 अगस्त 2023 और देखिए कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कल एक्चुअली में क्या था, थोड़ी मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने कल की वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं क्या है हमारे लिए। और देखिए जो भी छूट गया है उसके लिए आप बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि वो हम वीकली करंट अफेयर में द हिंदू एंड पीआईबी एंड इंडियन इंडियन एक्सप्रेस के जो भी आपके टॉपिक होते हैं उनको मैं कंपाइल करके वीकली आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जैसे कि अपना रिदम चला रहा है कि सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस लगाते हैं और उसको न्यू एंड ओल्ड पैटर्न के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डिफाइन द नेचर ऑफ द हुंडी हुंडी जनरली रेफर टू द सोर्स ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। यानी कि आप कह सकते हैं कि हर्षा पीरियड जो पोस्ट था उसके टाइम पे जो हुंडी वर्ड्स था, व्हाट डू यू मीन्स, इसका मीन क्या था। तो देखेंगे, एन एडवाइजरी इशू बाय द किंग टू हिज सबॉर्डिनेट, अ डायरी टू बी मेंटेन फॉर द डेली अकाउंट्स, अ विल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद है एन ऑर्डर फॉर द फ्यूडल लॉर्ड्स और टू हिज सबॉर्डिनेट्स। तो जैसा कि जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में देगा, अदरवाइज वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय दी ओल्ड एंड न्यू पैटर्न्स ऑफ द यूपीएससी। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं अपना पीसी। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट। और प्रीलिम्स करंट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड देन पीआईबी, इन तीनों का मिक्सअप होता है। व्हेन यू सॉल्व द पीवाईक्यू, देन यू सी कि आपका पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से क्वेश्चंस आते हैं। बट अभी करंट में आप किसी भी कोचिंग सेंटर जैसे फोरम है या विजन आईएएस है, यहाँ के क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे देन यू कैन इजीली सॉल्व बाय दिस पीसी। ओके, क्योंकि कारण क्या है कि इसमें से मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, आपका जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो कंप्लीटली मैं इसमें कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखेंगे क्या है हमारे पास। पार्लियामेंट इसकी देखेंगे हम, सॉरी, प्रीलिम्स करंट में 2023-14। ठीक है, क्या है, लूना 25। देखिए क्या है, हमें आज 42 दिन लगेंगे चंद्रयान 3 पर पहुंचने के लिए। बट क्या हुआ है, 13 12 अगस्त। ओके, इसमें रशिया ने, जो रशिया की स्पेस एजेंसी, इसका नाम है रॉसकॉस्मोस। ठीक है, इसने अपना एक लैंडर मिशन जो कि लॉन्च किया। ठीक है, और ये भी पहुंचेगा आपका कहाँ पर, चंद्रयान पर, चंद्रमा पर। तो क्या है, व्हाट इज रशिया लैंडर, लूनर लैंडर मिशन लॉन्च टू मेक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन ए लूनर साउथ पोल। ये भी साउथ पोल पर जा रहा है और हम भी कहाँ पर जा रहे हैं, साउथ पोल पर जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान। सो टू स्टडी द कंपोजिशंस ऑफ द पोलर रेगोलिथ एंड स्टडी द प्लाज्मा एंड डस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द लूनर पोलर एक्सोस्फीयर। तो ये सारी चीजें करेगा वहां पे। क्या करेगा, आपकी जो पोलर रेगोलिथ है उसकी कंपोजिशन किस तरीके से हुई, एंड प्लाज्मा एंड डस्ट कंपोनेंट्स हैं वहां पर, उनको किस तरीके से ये एक्सपेंड हुए, इन सब चीज़ों की क्या करेगा ये, वहाँ पे जाके स्टडी करेगा। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, यानी कि PMVJP। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे ने। ठीक है, अंडर ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के थ्रू उसको लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस एट ऑल। यानी कि सभी को अफोर्डेबल प्राइस पर क्या मिलनी चाहिए, मेडिसिन मिलनी चाहिए। ओके, सो आगे क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की कौन है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगी, वो है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया, यानी PMBI है। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको स्कीम ये याद रखनी है, आपकी स्कीम बेस क्वेश्चन बनेगा इसका, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ आ रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आवाज़ मेरी बैठी हुई थी कल, आज थोड़ी आवाज़ ठीक है, इसलिए कल की वीडियो नहीं डाल पाई थी मैंने। अच्छा, आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है वसुधैव कुटुंबकम। एक्चुअली में क्या है ना, चाइना को हमसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन रहता है। तो जो यूएन की लैंग्वेज है, जो है आपकी अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, तो इन लैंग्वेज को यूएन लैंग्वेज कहा जाता है। बट क्या हुआ कि हमने वसुधैव कुटुंबकम, जो कि एक संस्कृत का वर्ड है, उसको हमने मेंशन किया G20 लोगों में। तो चाइना को ऑब्जेक्शन हो गया और उसने बोला कि भाई आप ये इसकी जगह नहीं लगा सकते, है ना, वसुधैव कुटुंबकम नहीं लगा सकते, बिकॉज इट्स नॉट ए यूएन लैंग्वेज। सो देखेंगे थोड़ा सा, वसुधैव कुटुंबकम एक्चुअली में ये फाइंड कहाँ होता है, ये होता है आपको महाउपनिषद में। ओके, मीन्स क्या है इसका,
द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी पूरा वर्ल्ड है वो क्या, एक परिवार है। रिसेंटली इस एक्चुअली में ये न्यूज में क्यों आ गया, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं। चाइना रेज्ड ऑब्जेक्शंस ऑन यूज द वसुधैव कुटुंबकम इन अ G20 लोगो नॉन यूएन लैंग्वेज। एक्चुअली में चाइना ने ये बोला कि ये यूएन की लैंग्वेज नहीं है, इसलिए G20 लोगों से इसको हटाया जाए, यानी कि इस पे ऑब्जेक्शन किया। अच्छा, यूएन की लैंग्वेज कौन कौन सी है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिक लैंग्वेज मैंने आपको करा दी है, यूएन लैंग्वेज आप ये एक बार देख लेंगे, और जहां भी आप साइड पे लिख रहे हैं वहां पे एक साइड पे आप यूएन लैंग्वेज और एक साइड पे आप क्लासिकल लैंग्वेज, इनको लिख लेंगे, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन बन चुका है। मे भी पॉसिबल है कि यूएन लैंग्वेज का भी क्वेश्चन बने। तो कौन सी आपकी, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रांस, रसिया एंड स्पेनिश। तो आपको ये याद करनी है अच्छी तरीके से, ओके। फिर हम देखते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक फंड है ये, यू कैन सी दैट। सो इसको स्टेबलाइज किया गया था कब, 1992 में रियो अर्थ समिट के द्वारा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वाशिंगटन डीसी में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है इसका अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म डेडिकेटेड टू confronting biodiversity loss, ठीक है, climate change, pollutions and strains on the land and ocean health. It's a all objective of the GE एंड सर टू 5 कंडीशन, ये 5 कंडीशन कन्वेंशन पे भी सर्व करता है, जैसे सीबीडी है, यूएनएफ ट्रिपल सी है, यूएनसीसीडी है, मिनी माता जो कन्वेंशन मरकरी पर है उस पर भी, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो पॉप पर है, परसिस्टेंट आपका आई थिंक, हाँ उस पे, ठीक है। उसका मेंबर की बात करेंगे, ये मेंबर है इसमें 185 है। ट्रस्टी किसके है, ये ट्रस्टी किसका है, वर्ल्ड बैंक का। सो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, आपके लिए क्या था, थोड़ा सा आपको ये जरूर देखना है यूएन की जो लैंग्वेज है ना वो कौन कौन सी है, ठीक है। और स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है वो आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बेस पर होता है, यहाँ पे पॉप लिखा होगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ओके। सो अब हम देखेंगे क्या है हमारा फ्रंट पेज में क्या दिया है 51 किल्स आज अ रेन्स लैंडस्लाइड रोक हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी लैंडस्लाइड हुई है जिसमें लगभग 51 लोगों की क्या हुई है, डेथ हो गई है। यही होता है ऐसे मौसम पे, क्या होता है लोग जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो वो हिमाचल या उत्तराखंड साइड में जाते हैं, बट वहाँ पे अभी आपने सुना होगा जोशीमठ में भी ऐसा हुआ था, है ना। 2013 की बात करेंगे तो केदारनाथ वाली घटना आपको याद ही रही होगी, है ना। तो इसी तरीके से ये होता रहता है। बट इसमें क्या है ना कि अभी आज हम भारत का जो कहते हैं ना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बट ये सब खबरें मिलती हैं। एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे आज आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मनाया जाएगा, बट उस लेवल से नहीं जो उन्होंने प्रोग्रामिंग किया था। तो यहाँ पे हमारे लिए अगर पढ़ने के लिए प्रीलिम्स के लिए कोई भी है तो वो ये है, सॉरी, प्रीलिम्स के लिए हमारे पास पढ़ने के लिए है लैंडस्लाइड्स। हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लैंडस्लाइड क्या होता है ना। अच्छा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक्चुअली में जो समर हिल एरिया पड़ता है आपका शिमला का, एटलीस्ट 9 पीपल डाइड आफ्टर ए शिवा टेम्पल कोलैप्स फॉलोइंग ए लैंडस्लाइड। तो शिवा टेम्पल भी कोलैप्स हुआ, उसकी वजह से लगभग 9 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई। ओवरऑल की बात करें तो लगभग 51 लोगों की डेथ हो चुकी है ना, हिमाचल प्रदेश में। तो ये बड़ी विडम्बना की बात है ना। बड़ा दुख की बात है कि भाई लैंडस्लाइड होती है, इसलिए थोड़ा सा जब ऐसा मौसम हुआ करे तो लोगों से मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई जब सेफ जोन लगे ना तभी जाएं हिमाचल प्रदेश साइड में। अच्छा, तो हम थोड़ा सा देखेंगे लैंडस्लाइड क्या है, चलिए, ओके। लैंडस्लाइड्स इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द मास ऑफ रॉक, ठीक है। इसमें क्या होगा, रॉक रॉक ऑफ मास ऑफ रॉक या रॉक ऑफ मास, यू कैन से दैट, एंड डेब्रीज होंगी, ठीक है, अर्थ डाउन अर्थ स्लोप्स, ठीक। They are type of mass bustings which is denotes or any movements of the soil and rock under the direct influence of the gravity। अब तक लैंडस्लाइड का मतलब है सीधी सीधी बात है वहाँ की जमीनों का नीचे खिसक जाना, ठीक है। द टर्म लैंडस्लाइड्स इनकम्पसेस, ये 5 मोड्स हैं, ये आपके लिए याद रखना है कि भाई लैंडस्लाइड के कितने मोड्स हैं, 5 मोड्स हैं। कौन से, जैसे स्लोप मूवमेंट्स, ठीक है, फॉल्स, टोपल्स, स्लाइड्स, स्प्रिट्स, स्प्रिट्स एंड फ्लो। ये मैंने आपको कराया है ना। इसको आप लैंडस्लाइड की ना मैंने आपको बाकायदा पिक्चर भी इसकी आपके साथ शेयर की थी। तो इसमें मैं आपको बता दूं, आपको इसके मोड्स याद रखने हैं, फॉल्स है, टोपल्स है, स्लाइड्स है, स्प्रिट्स एंड फ्लो है। ये इसके क्या है ना, 5 मोड्स हैं किसके, लैंडस्लाइड्स के, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज फ्रॉम 4.86% टू 7.44%।
तो इतना रेज हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इन्फ्लेशन क्या होती है। तो ये तो पता ही है हमें भाई, ये थोड़ा सा रेज हुआ। इसका रीज़न क्या है मैं बता दूं। टोमेटो को आपने सुना होगा, टोमेटो बहुत महंगा हो गया था। आई थिंक कई कई जगह तो 160 रुपये पर केजी था। और आई थिंक मैंने खुद 160 के हिसाब से मैंने खरीदा था 1 केजी। सो इसी वजह से क्या हुआ है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना वो बढ़ी हुई है। तो हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में देखना है क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटली समझाने की कोशिश की है। देखिए क्या है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर रेज बढ़ जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर कैसी हो जाती है, डाउन। पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर। थोड़ा सा मैं और जूम कर दे रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो आप लोगों की परचेजिंग पावर कैसी हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है। अब मनी सप्लाई बढ़ी। ठीक है। तो मनी पर्सनल, अब देखिए परचेजिंग पावर बढ़ी तो इसका मतलब हाँ ठीक, यहाँ देखते हैं। मनी सप्लाई अगर बढ़ गई, मान लीजिए मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। क्यों भाई, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। अब जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, आपकी डिमांड सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, प्राइस के बढ़ सकते हैं। ठीक है, मे भी पॉसिबल है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा सेंस लगाया है कि पर्सनल इनकम बढ़ गई है लोगों की, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ गई, परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी और प्राइस भी आपके फुल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। इसी तरीके से बैंक इनकम जो मैं अगर आप बात करेंगे तो आपकी बैंक के पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट आपका कैसा कर देगा, सस्ता कर देगा। यहाँ पे है इंटरेस्ट रेट, ये नीचे एरो का निशान लगाए, तो इंटरेस्ट रेट आपकी कैसी हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। अब इंटरेस्ट रेट सस्ती हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, वही जब लोन ज़्यादा ले लेंगे तो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, तो इससे क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, अब मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, ये एक्चुअली में कैन में होगा, बिल में नहीं आंसर होगा इसका। बिल वाला जब भी आपको दिखे इन्फ्लेशन का, यू कैन इजीली रॉन्ग, आप आराम से इसको निकाल के आंसर रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद करते हैं, अगर मान लीजिए मनी सप्लाई घट गई तो परचेजिंग पावर भी घट जाएगी, डिमांड सप्लाई भी घट जाएगी और प्राइस भी आपके घट जाएंगे। अब इसी तरीके से मान लीजिए अगर बैंक ने मनी जो है, मनी सप्लाई है बैंक का, वो थोड़ा सा अब वो डाउन हो गया। अब वो डाउन हो गया तो बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट को महंगा कर देगी। इंटरेस्ट रेट अगर महंगे हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, कम करेंगे लोग, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा, वो इतना लोन नहीं ले पाएंगे। ठीक है। और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी। इससे क्या है, इन्फ्लेशन। तो थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी में समझना है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ने से, यानी सॉरी, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है। मनी सप्लाई बढ़ती है तो परचेजिंग पावर कैसी हो जाती है आपकी, वो भी बढ़ जाती है, डिमांड सप्लाई भी बढ़ जाती है, प्राइस भी बढ़ जाते हैं। बट अगर मनी सप्लाई आपकी कम हो जाए, है ना, तो यू कैन से दैट बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को कैसा कर देगा, कम कर देगा, है ना। और फिर उसके बाद इन्फ्लेशन आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये देखना था। अब देखते हैं हम। देखिए ये थोड़ा सा एक आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक बड़ा ही कह सकते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ये बहुत अच्छी तैयारियां चल रही थी, है ना, एमसीडी में। बट क्या हुआ कि जब से ये घटना हुई, लगभग वहाँ पे 28 जो स्टूडेंट्स थे उनको एमडीएम की वजह से भर्ती होना पड़ा हॉस्पिटलों में। तो इसकी वजह से क्या है कि उन्होंने जो भी प्रोग्राम अपना किया था 15 अगस्त पर जो मनाएंगे, वो नहीं मना पाएंगे। इसी कारण से अब क्या है, यहाँ पे आपका 15 अगस्त जो है नहीं मनाया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग ये अपना थोड़ा सा हम समझेंगे क्या है। म्यूटेड फर्स्ट डे सेलिब्रेशन एट एमएसडी स्कूल्स वेयर 28 चिल्ड्रंस फेल इल लास्ट वीक। तो इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशंस एट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये एक्चुअली में क्या है, रंस स्कूल वेस्ट, ये आपको पड़ता है दिल्ली नारायणा। ठीक है। लगभग 28 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुए थे, बीमार हुए थे। और उन अभी क्या है, ये रिमिटेड है पंडित जी, मतलब भाई नहीं होगा ये फंक्शंस। और टीचर निगम प्रतिभा विद्यालय की हैं इंद्रपुरी, उन्होंने ये कहा कि भाई 11 अगस्त इंसिडेंट हुआ था और स्कूल प्रोग्राम में बच्चे शामिल थे, बट टुडे ओनली, केवल यहाँ क्या बच्चे हैं, टीचर बच्चे हैं, होस्टेड द फ्लैग एंड सेंग द नेशनल एंथम, यानी कि वही आपका राष्ट्रगान गाएंगे और झंडा फहराएंगे, बट बच्चे प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है। ये पहली बार हो रहा है जब से स्कूल बना है, नॉट सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे एट द स्कूल। ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिपेंडेंस डे है वो स्कूल में नहीं मनाया जा रहा है। ठीक है। तो ये बड़ी थोड़ी वैसी खबर है। देखिए एमडीएम में क्या होता है, अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी ऐसी जो घटनाएं सामने आती हैं वो सामने आएंगी। मान लीजिए आपने अगर एक बोरा चावल का रखा लाके,
और आपको पता है कि दाल हमारी 2 महीने की है और स्टूडेंट्स हमारे ही हैं। 30 के हिसाब से आपने रेशियो लगा लिया, या आपने 100 के हिसाब से रेशियो लगा लिया कि भाई हमारे इतने बच्चे, 100 बच्चे एमडीएम खाते हैं। अब एमडीएम 100 बच्चे खाते हैं, अगर मान लीजिए हमने ये हिसाब लगा रखा है कि भाई हमारे पास इतना राशन है, ये हमारा इतने दिन तक चलेगा, बट ऐसा नहीं होता। एक बार में लाके भर दिया, अब वो 6 महीने चले, 7 महीने चले, अब वो कहीं भी पड़ा है, किसी भी रूम में डला है, वहाँ कीड़े हों कुछ भी हों, जो रसोइयाँ आती हैं वो उठा के बना देती हैं। इससे समस्याएं किसको होती है? जो लेके जो अथॉरिटी है उसने तो लेके डाल दिया, बट क्या है, समस्याएं जो होती हैं वो होती हैं बच्चों को ज़्यादातर, है ना। तो ऐसी घटनाएं आती रहती हैं इंडिया में। आगे है फिर, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर रिलीज ऑफ कावेरी वाटर बाय द कर्नाटका। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिलीज ऑफ कावेरी वाटर ऑफ द कर्नाटका। देखिए इसकी कहानी क्या है, बड़ी बड़ी अजीबोगरीब है। कर्नाटका क्या करता है, तमिलनाडु को पानी तो देता है, बट वो कैसे देता है, उसने वन टाइम में इतना क्यूबिक दे दिया, फिर वन टाइम में इतना क्यूबिक दे दिया, जैसे अभी 1500 क्यूबिक का कुछ डिमांड था, फिर 2300 क्यूबिक था, उसने इस ऐसा पानी दे दिया। बट तमिलनाडु ये चाहता है कि पानी भाई आप वन टाइम में मत दो, ज़्यादा मत दो, पर रेगुलर बेसिस पे दो, जिससे कि जो भी हमारी फसल है या जो हम इरिगेशंस करते हैं तो वो सब हमारे लिए सुविधाजनक हो जाए। बट ऐसा नहीं करता कर्नाटका, वो क्या करता है, वन टाइम में भी ठीक है हम आपको दे दे रहे हैं वाटर, आप आराम से ले लीजिए, उसको यूज़ करिएगा। वन टाइम में उसने दे दिया, बट इससे ही दिक्कत ज़्यादा हो जाती है ना। तो हमें इसमें से पढ़ना क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट गया है अभी, इसको तो देखेंगे हम क्या है कहानी, बट हमें इसमें से निकालनी है आपकी कावेरी रिवर। तो देखते हैं, ये है आपकी कावेरी रिवर, ठीक है। तो कावेरी रिवर से ऊपर आपको पड़ेगी पोन्यार, फिर पड़ेगी पेन्नार, फिर पड़ेगी आपकी तुंगभद्रा और कृष्णा, और उसके बाद आपको पड़ जाएगी गोदावरी। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है ये सीक्वेंस बेस में क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि नॉर्थ टू साउथ कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहले आपकी गोदावरी है, ठीक है, फिर आपकी यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, हम चलें नॉर्थ टू साउथ, फिर आपकी कृष्णा होगी जी के, ठीक है, फिर आपको 3 पी, यानी कि 2 पी आप निकाल लेंगे, पेन्नार और पोन्यार, और एक आपकी 2 पी, सॉरी, जी के पी, ठीक है, और आपको एक मिल जाएगी सी। तो ये आप 5 को नॉर्थ टू साउथ को उल्टा कर देंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें से आपको जरूर याद रखना है कि भाई अगर हम चलते हैं नॉर्थ टू साउथ तो कौन कौन सी हमें रिवर मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगी आपकी G4 हो गया गोदावरी, K4 कृष्णा हो गया, P4 आपका हो जाएगा यहाँ पे पेन्नार, याद रखना है, ठीक है, और P4 आ जाएगा आपका पोन्यार, और C4 आपका हो जाएगा कावेरी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको मैंने कई बार शेयर किया है, आप एक बार इस मैप को और देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, आगे देखते हैं। आफ्टर मून इसरो gearing अप टू लॉन्च मिशन टू स्टडी सन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चंद्रयान 3 से हम फ्री हुए, अब 23 अगस्त को आई थिंक हम फ्री हो जाएंगे 5:47 पे कि हमारा चंद्रयान 3 जो लूनर साउथ पोल है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग के थ्रू पहुँच जाएगा, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा एज कंपैरिजन टू द ऑल वर्ल्ड्स। बेशक लूना 25 पहुंचेगा, पर अपने प्यारे भारत सबसे सस्ती कीमत पर वहां पर पहुंचने की कोशिश करेगा। टाइम ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई आप पहुंच तो बहुत सस्ते में रहे, ठीक है। तो अब बात है कि चंद्रमा से फ्री होने के बाद अब हम स्टडी करेंगे किसकी, सन की, और इसका नामकरण भी हो गया जिसका नाम है आदित्य L1 जो कि आपका फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी होगा जो स्टडी करेगा किसकी, सन की। तो आपको उसका नाम याद रखना है, नाम क्या है, आदित्य L1। अब आपके लिए ये क्वेश्चन बन जाएगा कि आदित्य L1 ये आपका किसकी स्टडी करेगा, ये करेगा आपकी सन की। ये आपको जरूर याद रखना है, वहाँ आपसे कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा मार्स प्लैनेट, नहीं उसकी नहीं करेगा ये। अच्छा, इसरो ने अनाउंसमेंट दे दिया है, और इसका नाम मैंने आपको बता दिया क्या है भाई, नाम आपका नाम है आदित्य L1, ठीक है। अच्छा, और इसरो जो असेंबल किया है इंटीग्रेटेड लगभग इसमें है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, ठीक है, ये इसको असेंबल करेगा, यू आर राव सेंटर सैटेलाइट सेंटर, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है ये, बेंगलुरु में, और ये डिलीवर कर दिया जाएगा किसको, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आपका श्रीहरिकोटा में पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिला के इसको असेंबल कौन कर रहा है, असेंबल कर रहा है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर जो कि आपका बेंगलुरु में पड़ता है, और इसको डिलीवर किया जाएगा श्री सतीश धवन हरिकोटा जो कि आपका आंध्रा में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसरो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो स्पेस क्राफ्ट होगा ना वो हेलो ऑर्बिट में यू कैन सी दैट इंसर्ट किया जाएगा, और जहाँ पे लैग्रांज पॉइंट L1 नाम समझ रहे हो ना, L1 का नाम है लैग्रांज पॉइंट 1। तो वहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा,
जो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है किससे, अर्थ से। तो पहले आपको इतना याद रखना है। तो उसको इंसर्ट कहाँ किया जाएगा, L1 पे, जो पृथ्वी से कितना दूर है, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। और उसके बाद क्या है, द स्पेसक्राफ्ट, इसके साथ क्या होगा, 7 पेलोड्स जाएंगे, ठीक है, जिसको जो कौन होंगे, जैसे फोटोस्फीयर है आपका, फोटोस्फीयर है, उसके बाद हम देखेंगे क्रोमोस्फीयर्स है, एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, ये सारी चीज़ें इसके जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसको लॉन्च किया जाएगा कब, ये अगस्त के लास्ट हो सकता है या सितंबर का लास्ट या फर्स्ट, ये कुछ होगा किसका, लैग्रेंज, आदित्य लैग्रेंज वन, जो कि किसको देखेगा, आपके सन, ठीक है। तो इतना आपको इसमें देख लेना है। आगे चलते हैं फिर हम, डेमोक्रेसी इन इंडिया अ गिफ्ट एंड अ वार्निंग्स। डेमोक्रेसी जो है ना अपनी इंडिया की, वो क्या एक्चुअली में क्या है, गिफ्ट भी हो सकता है और आपका वार्निंग भी हो सकता है। तो इस बार हम 76वां ईयर मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट वेलकमिंग G20 डेलीगेशन, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो यही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वही इसको इंडिया को बोला गया। और एक चीज़ थोड़ी सी आपको बता दूं, इसमें ना मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि भाई हम 76वां मना रहे हैं या फिर 77वां इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई क्या है। देखिए, मैंने इससे जो शॉर्ट वीडियो भी बनाई है उसको भी देखेंगे तो आपका 30 सेकंड में क्लियर हो जाएगा, आई थिंक 50 सेकंड में। इसमें भी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि भाई हम 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आज़ाद हुए। और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जब हम हुए, तो उस वर्ष ही हमने एक मना लिया था इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद अगर हम 15 अगस्त 1948 की बात करेंगे, तब हमने मना लिया दूसरा। तो कुल मिला के हमारा एक आगे चल रहा था क्या, इंडिपेंडेंस डे। और जो हमने 15 अगस्त 1947, थोड़ा सा मैं क्लियर लिखूँ, 15 अगस्त AUG 1947, ठीक है, 47 लिखा हुआ। और इसी तरीके से आपका 15 अगस्त 1948। देखिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ तो आपने एक मना ही लिया इंडिपेंडेंस डे, अब उसके बाद एक और मना लिया आपने, तो ये कुल मिला के कितने हो गए आपके, दो, ठीक है। तो आपने कुल मिला के यहाँ तक 48 तक दो बना लिए थे। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ वर्षगांठ की, तो भाई अब 15 अगस्त 1947 से लेके 15 अगस्त 1948 तक पूरी एक साल चलेंगे तभी तो वर्षगांठ बनाएंगे। तो वर्षगांठ आपकी कैसी रह गई, एक पीछे। तो कुल मिला के ये कि अगर मैं वर्षगांठ और इंडिपेंडेंस डे में अंतर करना चाहूँ, तो आप देखेंगे कि वर्षगांठ हमारी एक पीछे चल रही है। तो 76 जो हम मनाएंगे ना, 76 लिखा होगा, वो आपकी वर्षगांठ है, ठीक है। और जहाँ 77 लिखा होगा, वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंस डे है। तो कुल मिला के ये है कि इंडिपेंडेंस डे आपका वर्षगांठ से एक दिन आगे होता है, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। एक साल, सॉरी, नॉट एक दिन। अच्छा, अब आप देखेंगे ऋग्वेद में भी जिक्र किया गया है ना, डेमोक्रेसी का, जहाँ पे जो ग्रामीण है ना, उनको ब्लेज हेड बोला गया बाय द किंग ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री पर्पज के लिए। इसके लिए जो आपका सिविल और मिलिट्री पर्पज का क्या होगा, किंग होगा। और अथर्ववेद की बात करेंगे तो वहाँ भी वही इसको मेंशन किया गया है। और मेंशन किया गया वहाँ पे सभा समिति के नाम पे, या फिर आप कह सकते हैं भावापति के नाम से, या फिर सबका सद के नाम से, ठीक है। ये सब काम किसके नाम है, अथर्ववेद में। और उसके बाद हमने देख लिया किसमें, ऋग्वेद में। अच्छा, थोड़ा सा और बताऊं, अम्बेडकर ने आर्गूमेंट किया था इस प्रैक्टिस का, है ना। और एक्चुअली में उन्होंने बात करी थी कि सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी किसकी है, बौद्धिस्ट इरा की, ओके। और उसके बाद हम देखते हैं आर्गूमेंट अम्बेडकर जी का और था, 3 पीस सूट, जैसे फॉर्मल इंग्लिश, या फिर वेस्टर्नाइजेशन एक्सपोनेंट ऑफ द ऑक्सीडेंटल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम्स, ठीक है। और जो अम्बेडकर जी थे वो इंस्पायर्ड थे किससे, डेमोक्रेसी ऑफ द बुद्धिस्ट संघ, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके वो चेयरमैन थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा डीप होनी चाहिए, है ना, एंड वैल्यू करे फॉर द यू कैन से दैट पर्सनस की। अच्छा, और भी आपकी कुछ एंशियंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे आपका लिच्छवी पड़ता है जो कि बिहार में है, ठीक है। ये लोअर नेपाल के 6 या 5th सेंचुरी की बात है। मल्ला की बात करेंगे, ये आपको कुशीनगर में पड़ेगा। उसके बाद बज्जी की बात करेंगे, है ना, ये आप एंड वैशाली सिटी की बात करेंगे तो यहाँ भी आपकी डेमोक्रेसी के कुछ फैक्ट मिलते हैं। और उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो गण और संघ थे, ठीक है। और अंबेडकर ने रेफर किया था कि भाई जो विनय पटक है ना, थेरवाड़ा बुद्धिस्ट का, वो एविडेंस जो है ना, वो डेमोक्रेसी प्रोसीजर के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है फॉर द इंडिया। और उसके बाद ग्रीक हिस्टोरियन जैसे
डायनो सॉरी सेकुलस था इंडियन एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट इन्वेजन, लगभग 326 बीसी की बात है। ठीक है, गुड मोनार्क, राजा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बट क्या है आपको इसमें से निकालना क्या है, आप प्रीलिम्स के लिए तो जनपद पढ़ेंगे जाके। ठीक है, जो 16 जनपद हैं उनको आप देख लेंगे जाके। उसके बाद फिर आप क्या देखेंगे, तो बुद्ध के 3 संघ हैं, सॉरी जो बुद्ध सेक्ट हैं, बुद्ध के सेक्ट जो बटे हुए हैं उनको आपको देख लेना। बस 2 चीज़ आप देख लेंगे, आपका क्लियर कट हो जाएगा। बिल्कुल भी कुछ भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेसी से पहले की अगर बात करें तो अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। अब कोई भी अगर लोअर कास्ट का है तो उसको अनटचेबल समझ के उसको आउट ऑफ द सोशल एंड आउट ऑफ द प्लेस एंड आउट ऑफ द यू कैन से दैट सोसाइटी, उसको दूर रखा जाता था। बट डेमोक्रेसी में इट्स इंक्लूडेड, अनटचेबल हो आप या फिर मान लीजिए आप वुमेन्स हो, है ना। बट क्या था कि ये आपका डेमोक्रेसी में एंशियंट में देखेंगे तो कुछ एंशियंट तो बेटर था एंशियंट काल पर, कुछ एंशियंट काल में आपको बहुत सी चीज़ें डिफरेंट दिखती हैं। ओके, सो इसमें हमें यही चीज़ पढ़नी है कि भाई आपके जनपदा कितने हैं उनको देख लेना है, और आपको जो बौद्धिस्ट सेक्ट है उनको देख लेंगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे फिर हम द न्यू बिल टू ओवर हाउस क्रिमिनल लॉ। देखिए इसमें क्या हुआ है कि भाई जो आपके 3 न्यू बिल आए है ना, और इन 3 न्यू बिल में तीनों के नाम थोड़े से आपको लगेंगे कि ये सेम से हैं, उनको चेंज कर दिया गया है। और उनमें से आपको बस इतना सा समझना है कि भाई जो बिल हैं इनको पूरी जांच होगी, उसी के बाद इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आई थिंक इस टाइप का हमारे पास आर्टिकल है, थोड़ा देखते हैं। 11 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुए 3 बिल लोकसभा में, और दैट पर्पज कंप्लीट ओवरऑल ऑफ द कंट्री क्रिमिनल जस्टिस। जो क्या करेंगे, जो क्रिमिनल जस्टिस है वर्ल्ड सॉरी कंट्री का, उसको ये क्या करेंगे ओवर हाउस करेंगे। ठीक है, और जैसे इंडियन पिनल कोड जो आईपीसी 1860 है, इसको चेंज करके बना दिया गया भारतीय न्यायिक संहिता। और उसके बाद आपका फिर है कोड कोड क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसको रिप्लेस करके बना दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसके बाद आप देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको रिप्लेस करके बना दिया गया भारतीय संघ विल भारतीय शख्स विल 2023। ठीक है, और ये एक्चुअली में रिप्लेसमेंट हुआ है 1860 से लेकर 2023 में। ये जितने भी लॉ बने थे ये ब्रिटिश इरा के थे, इनको चेंज किया गया। और इस मेन बिल को चेंज करने के बाद इनको रेफर किया गया पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को फॉर द रिव्यू एंड रिकमेंडेशन के लिए। ओके, अच्छा अब हम थोड़ा सा समझेंगे इसमें से कि भाई क्या चेंज हो रहा है, किसमें क्या चेंज हो रहा है। तो देखेंगे भारतीय न्याय संहिता बिल जो 2023 है, इसको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, आईपीसी को रिप्लेस करके ये आया गया बाई द रिपलिंग, और इसमें लगभग 22 रिपलिंग हुई। इट्स प्रोविजन पर्पज चेंज टू 175 एग्जिस्टिंग प्रोविजन थे इसमें जो अस्तित्व में थे, एंड इंट्रोड्यूस्ड 8 न्यू सेक्शन, इसमें 8 नए सेक्शन को और इंट्रोड्यूस किया गया। और ये कंटेंट टोटल 356 प्रोविजन है। अच्छा इसका मतलब क्या है, जो आईपीसी था अब उसको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है, इसका मतलब क्या क्या होगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि जो पनिशमेंट होती थी आपकी गैंग रेप वाली, अब ये अब गैंग रेप हुआ तो ये पनिशमेंट जो होगी ना आपकी वो 20 साल भी हो सकती है, और यू कैन से दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आपको वो कहते हैं ना जीवन जीवन भर की सजा, वो भी हो सकती है। और ये पनिशमेंट अगर रेप हुआ है माइनर का तो इसमें आपकी डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड होगी। आप समझ रहे हैं? कितना हार्डेस्ट कर दिया गया इसको। ओके, आगे देखते हैं फिर हम एक और बिल है हमारा द भारतीय द भारतीय नागरिक नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। ये रिप्लेस करके आया है सीआरपीसी बाय द रिपीलिंग 9 ऑफ इट्स प्रोविजंस। ठीक है, इसका पर्पज जो है 168 प्रोविजंस एंड इंट्रोड्यूस 9 न्यू प्रोविजंस इसमें किए गए, और कंटेंट टोटल 533 आपका क्या है सेक्शन इसमें इंक्लूड किए गए। अच्छा इसमें क्या किया गया है कि जो कॉपी है एफआईआर की, पहले क्या हुआ करता था कि जो कॉपी एफआईआर की है वो एक्यूज को नहीं मिलती थी, बट अब उसके लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया कि भाई एक्यूज को भी एफआईआर की एक कॉपी मिलेगी। ठीक है, और विद इन फ्री कॉस्ट एंड विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज। ठीक है, और अदर चेंज क्या हुआ है इसमें, जैसे फैसिलिटी है फॉर द एक्यूज पर्सन, मान लीजिए कोई छोटा सा क्राइम हुआ है उससे
और वो अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होना चाह रहा, क्योंकि जो गांव की जनता होती है बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, डरती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो चीज़ें आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समरी ट्रायल्स के थ्रू, ठीक है, और यू कैन से दैट लेस सीरियस केस है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों के थ्रू। तो कुल मिला के ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी केस को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल में आएगा, इतना आपको याद रख लेना है। अच्छा, उसके बाद करते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी रिप्लेस बाई दी। अब इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया, ठीक है, इसके द्वारा भारतीय साक्ष्य बिल, जो कि 2023 है। अच्छा, इसमें पर्पज है लगभग आपके 23 प्रोविजन है, इंट्रोड्यूस वन न्यू प्रोविजन। ये लगभग 170 सेक्शन टोटल है इसमें। जो स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट एंड रीजंस ऑफ द बिल हाईलाइट दैट इंडियन एविडेंस। अच्छा, ये क्या इसमें क्या बताया गया, इसमें एड्रेस किया गया है टेक्नोलॉजी को, एडवांसमेंट को, है ना, इन द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स। क्या हो रहा है कि भाई हम देख रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और एडवांस है ना, तो उनको इसमें साक्ष्य, है ना, द बिल परमिट एडमिटली और इलेक्ट्रॉन डिजिटल रिकॉर्ड्स और एविडेंस और बिल हैव द लीगल वैलिडिटी और डॉक्यूमेंटेबिलिटी। यानी कि इसमें कुल मिला के आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कुछ भी जो भी साक्ष्य उनको प्रूफ तौर पे रखने की बात करी गई है। तो ये तीन बिल आपको देख लेने हैं। एक आपका अगर केस होता है माइनर वाला तो डेथ पेनल्टी हो सकती है। उसके बाद अगर आपका नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए एफ आई आर हुई है तो एक्यूज के पास भी एफ आई आर होनी चाहिए। लैस उसका अगर क्रिमिनल है तो उसको आप बाई दी स्ट्रीम लाइव कोर्ट के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा क्या है, इंडिया चाइना होल्ड 19th राउंड्स ऑफ द कोर्प्स कमांड टास्क। तो इंडिया और चाइना ने लगभग आपकी 90 जो राउंड्स कोर्प्स कमांडर टास्क है उसको वार्ता करने की कोशिश की है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो टॉक हुई थी बिटवीन द 9:30 पे हुई थी मंडे को एट द चुशुल्स बॉर्डर मीटिंग पॉइंट। और इसमें 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स है जिनको लेकर बात हुई थी, जैसे गलवान है या फिर नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ द पेंगोंग सू है, या पेट्रोलिंग जो होती है पीपी 15 वाली है 17 इन है, आपका गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया। तो इन 5 फ्रिक्शन पॉइंट को लेकर हुई। और ये एक्सपेक्टेड है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग विल अटेंड द G20 समिट ऑन सितंबर 9 एंड 10। तो अभी तो बहुत टाइम से है, तब तक वो हो सकता है आए, है ना। और इंडिया एंड चाइना जो ब्रिक्स शेड्यूल है जोहान्सबर्ग में होगी साउथ अफ्रीका में 22 या 24 अगस्त को। उस टाइम ये दोनों लोग और मीट हो सकती है इन दोनों की, ठीक है। तो इसमें ये हमें निकालना था। अच्छा, आगे देखते हैं निकालना क्या था, बस यही है 5 जो फ्रिक्शन पॉइंट हैं इंडिया एंड चाइना के, उनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कौन कौन से हैं। गलवान है और नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो, ठीक है। पेट्रोलिंग आपकी 15 है और 17 है, ठीक है, कहाँ पे, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में। तो ये आपके जो है 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा आपको देख लेना है। अच्छा, आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट अर्ज सिटीजन टू मूव अहेड विद हार्मनी ब्रदरहुड्स। देखिए यही है कि अब अपनी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो मुर्मू, है ना, तो इन्होंने एक्चुअली में यही बात कही है कि भाई सब लोग मिलके रहें, साथ रहें। और जो हम 77वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, और वर्षगांठ कौन सी होगी अपनी, 76 होगी, ठीक है, क्योंकि एक एक आपका साल वो घट के चलेगा। और कई सारी बातें कहीं, जैसे कि मान लीजिए हम चंद्रयान 3 पर, सॉरी चंद्रयान 3 के द्वारा हम मून के साउथ पोल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ तक पहुँचे, ये मतलब सॉरी, ये तो हमारे लिए एक शॉर्ट पॉइंट है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, बट इसके बाद हमें और बहुत कुछ करना है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जैसे ही हम सन से फ्री होंगे वो सॉरी चांद से हम फ्री होंगे, तैसे ही हम अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर देंगे, किसके लिए, सन के लिए, है ना। और इसके लिए नामकरण भी हो गया आदित्य L1। उसको हम जो है लेग्रेंज पॉइंट L1 पे जाके, जो आपकी सन की ऑर्बिट है जो 1.54 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। तो इसी तरह की कुछ उन्होंने अपनी स्पीच दी है ना। और ये बिल्कुल भी जो अभी नूह वाला हुआ उसको भी उन्होंने मुद्दे को उठाया। उसके बाद मणिपुर में जो वायलेंस हुआ उसको भी उठाया, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट अप्रूव 4 कीर्ति चक्र, 11 शौर्य चक्र। तो प्रेसिडेंट ने अप्रूव किए 4 तो कीर्ति चक्र हैं आपके, और 11 क्या हैं, शौर्य चक्र हैं। तो ये आपके लिए वन डे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जिनको आप देख लेंगे। कीर्ति चक्र जो है ना, कीर्ति चक्र की बात करेंगे तो द सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम्स गैलेंट्री अवार्ड इन द कंट्री, आपको इतना जरूर याद रखना है।
जो कीर्ति चक्र है ना आपका, वो सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम्स गैलेंट्री अवार्ड्स है इन द कंट्री, विल बी अवार्डेड 4% ऑफ द सेंट्रल रिजर्व फोर्स किल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग द एंटी नक्सल ऑपरेशन इन द छत्तीसगढ़। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन के टाइम पे जो 4 लोगों की डेथ हो गई उनको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 11% जो है, 11 में से 9 की बात करेंगे फ्रॉम द आर्मी एंड 1 इच ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ विल रिसीव द शौर्य चक्र, ठीक है। अच्छा, ये आपका कैसा शौर्य चक्र कैसे पड़ जाता है, थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड से। तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि सेकंड पे आपको कौन सा जाता है, कीर्ति चक्र, और सेकंड पे आपका आ जाता है शौर्य चक्र, ठीक है। एंड दिस 76 गैलेंट्री अवार्ड फॉर द आर्म फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स पुलिस फोर्स पर्सनली अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द मंडे। तो इस तरीके से ये मिलेगा, ठीक है। ओके, आगे क्या है, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट रसिया एंड बेलारूस। तो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वही रसिया और बेलारूस को क्या करेंगे, आपके विजिट करेंगे। तो रसिया का तो हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन सी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री होती है, अब हमें थोड़ा सा पढ़ना है बेलारूस। बेलारूस की कौन कौन सी आपकी यू कंसिडर बॉर्डर शेयरिंग कंट्री होती है। बेलारूस कई बार न्यूज में रहा है, तो इसलिए बेलारूस को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे याद करना है, देखिए, बेलारूस, जैसे आप खाना खा रहे हैं, मैंने आपको बाई द वीकली करंट अफेयर में बताया था कि जैसे आप खाना खाते हैं तो एक बेला होता है जो कटोरी के टाइप का होता है। तो अगर मम्मी थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो हम उस बेले को क्या करते हैं, इधर उधर खिसकाते हैं, मतलब उसको मूव करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सेंस निकालेंगे, यानी कि रसिया जो है ना आपका, रसिया यानी कि जो रुष्ट हो गया बच्चा, बच्चा रुष्ट होने के बाद क्या करता है, वो पुल करता है, ठीक है। तो देखिए R4 क्या हुआ, रसिया हो गया आपके पास। P4 क्या हो जाएगा, पोलैंड। U4 यूक्रेन। L4 लातविया और L4 लिथुनिया। ये आपको याद रखने हैं, ये क्या है, बेलारूस के बॉर्डर सेम कंट्री। तो यहाँ से आप सेंस लगा लेंगे। एक बार मैं और याद कराने की कोशिश करता हूँ आपको, एक बार और याद कराने की कोशिश करता हूँ कि भाई मान लीजिए हमने बेला लिया और हमें भूख लगी है, तो हम इसको इधर उधर मूव कराते हैं। जब मूव कराते हैं तो बच्चों को जब खाना नहीं मिलता है तो वो रुष्ट हो जाता है, रसिया हो जाता है। तो वो क्या कर रहा था, पुल कर रहा था। तो रसिया हो गया आपका, P4 आपका पोलैंड हो गया, U4 यूक्रेन हो गया, L4 लिथुनिया, सॉरी लिथुनिया, और L4 लातविया। क्लियर कट है यहाँ तक, हो गया। ओके, सो आज 15 अगस्त है और आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरीके से आप कनेक्ट रहे थे कि आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, इसलिए मैंने कल का आपका वीडियो नहीं डाला था। 2 दिन से थोड़ी सी वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही है, आज थोड़ी सी क्लियर हुई है तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ओके, और आप वीकली करंट अफेयर से जरूर जुड़े रहें, उसके बाद जो अपना चलता है उसको देखेंगे। और आई थिंक कल का न्यूज़ आता है या नहीं आता है वो देखते हैं, ठीक है। सो इस सेशन को हम यही रुकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।